Welcome, dear all. Nikhar here from Fatma Teachers Training College, Ranchi. Today we will discuss about the determinants of intelligence. आज अपने इस अंक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि के निर्धारक तत्व। कई बार ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम से होता है या फिर पर्यावरण के कारण होता है। तो इस विवाद को अलग-अलग नाम से भी पुकारा गया है। जनरली जो पॉपुलर है वो नाम है नेचर नर्चर कॉन्फ्लिक्ट, यानी प्रकृति पोषण विवाद के नाम से इसको जाना जाता है। तो डिटेल में आज हम देखने वाले हैं कि वास्तव में बुद्धि का निर्धारण करता कौन है, वो वातावरण करता है या फिर आनुवंशिक कारक करते हैं। तो कल एक प्रश्न आया था आसिफ के द्वारा, उन्होंने पूछा था कि बुद्धि वास्तव में हेरिडिटी से प्राप्त होती है या एनवायरनमेंट का परिणाम है। इनकी जनरल क्यूरियोसिटी ने उस टॉपिक को हिट कर दिया जो साइकोलॉजी में बहुत ही जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक माना जाता है। इसको नेचर नर्चर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। ठीक है, नेचर नर्चर कॉन्फ्लिक्ट यानी प्रकृति पोषण विवाद के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे कभी सीटेट में यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए बुद्धि के निर्धारक तत्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कहते हैं नेचर नर्चर कॉन्फ्लिक्ट। इसी पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे मुद्दे पर एक दूसरे से अलग राय रखते हैं, थोड़ी भिन्नता रखते हैं, और अभी तक वो लोग इस बात पे सहमत नहीं हो पाए हैं कि बुद्धि को वास्तव में निर्धारित कौन करता है, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट। ठीक है, ये कहना अभी तक उनके लिए मुश्किल है कि ये बुद्धि आनुवांशिकता का परिणाम है या फिर वातावरण का परिणाम है। और इसी चीज के लिए अलग-अलग विद्वानों के द्वारा जो तर्क दिए गए, तो उस तर्क को मतलब दोनों तरफ से काउंटर लॉजिक दिए जा रहे हैं, रीजनिंग दिए जा रहे हैं। इसी को जाना गया नेचर नर्चर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, प्रकृति पोषण विवाद के नाम से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि हेरिडिटी यानी नेचर वाले जो समर्थक हैं उनका क्या कहना है, उनके क्या विचार हैं बुद्धि के बारे में। तो इसमें जो बहुत बड़ा मेहनत किया है वो है गाल्टन। गाल्टन ने बहुत काम किया इस फील्ड में और उन्होंने कई ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अध्ययन किया और उनके अध्ययन के आधार पर उन्होंने पाया कि उनमें से अनेक व्यक्ति परस्पर रक्त संबंधित थे। ठीक है, जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया में बहुत रेस्पेक्ट के नाम से बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है उनके फैमिली को, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। उनके फादर हो या उनके ग्रैंडफादर हो, उनके सभी भाई हो, सभी फील्ड में वो लोग आगे थे। कोई मूर्तिकार बहुत अच्छे थे, कोई शिल्प कला में बहुत आगे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर खुद म्यूजिक में और कविताओं में बहुत आगे थे, बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं हमारे देश में। तो सभी भाई किसी न किसी चीज में आगे थे। तो गाल्टन ने जो स्टडी किया उसमें वो पाता है कि महान व्यक्तित्व जो भी रहे हैं पहले के समय में, जनरली उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन था। तो एक चीज को यहाँ बहुत सावधानी से आपको समझना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैंने पहले भी हिट किया है, मैंने आपको बताया है कि ये मानसिकता जनरली वेस्टर्न फिलोसफर्स की रही है। जो पश्चिमी विद्वान हैं वो ये चीज मानते थे कि रक्त के आधार पर, वंश के आधार पर कोई जाति श्रेष्ठ होती है और कोई निम्न होती है। तो ऐसा कोई भी सिद्धांत आपके सामने आए, आप समझ जाइए कि ये अंग्रेज होगा। अंग्रेजों की ये आदत होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका शासन था और उसको जायज ठहराने के लिए वो ऐसे तर्क गढ़ा करते थे।
मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल अभी तुरंत मैंने आपको दिया रविन्द्रनाथ टैगोर का। लेकिन वास्तविकता सिर्फ यही नहीं है कि आपस में रक्त संबंधी हो जाने से कोई बहुत महान कलाकार हो जाता है या महान व्यक्तित्व वाला हो जाता है। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन के बेटे भी अमिताभ बच्चन जितने टैलेंटेड होते, ठीक है, फिल्मों में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, ये आप जानते हैं। लेकिन उसी समय में हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ कपूर फैमिली है, एनएसडी से पास आउट जितने भी कलाकार हैं उनको टक्कर देते हैं वो लोग। वो कभी एनएसडी वगैरह नहीं गए, अच्छी एक्टिंग करते हैं और एक लंबी वंश परंपरा है। पृथ्वीराज कपूर के फादर से लेकर के रणबीर कपूर तक के पूरे वंशक्रम को आप देखिए, एक से बढ़कर के एक कलाकार आपको मिलेंगे। फिर मंगेशकर फैमिली आपको म्यूजिक में, ठीक इसी तरह से आप देखेंगे नुसरत साहब का घराना है, लगभग 700 साल पुराना घराना है उनका, ठीक है। तो ये विवाद चलता रहेगा। मैं आपको क्लियर कट ये बताना चाहता हूं कि आप किसी और अपने आप को झुकाए नहीं, दोनों तरह के विचारों को पहले सुनना है, समझना है, फिर आपको निष्कर्ष निकालना है कि क्या सच है, क्या वास्तविकता है। गाल्टन ने कह दिया और पहले ही लाइन से अगर आपका गलत स्कीमा बनना प्रारंभ हो गया तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत पढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो गाल्टन ने ये चीज पाया। इसके बाद इस सिद्धांत को कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने इसको अप्रूव किया। तो इसमें नाम लिया जाता है टर्मैन का और गोडार्ड का। टर्मैन का बहुत बड़ा योगदान रहा है मनोविज्ञान में। तो टर्मैन और गोडार्ड यहाँ पर गाल्टन का समर्थन कर रहे हैं। और 1966 में आर्थर जॉनसन ने कई अनुसंधानों का सर्वेक्षण किया। बहुत सारे रिसर्च का जो रिसर्च पत्रिकाएं हैं, जर्नल हैं, उनका उन्होंने सर्वे किया और बताया कि बुद्धि का लगभग 75 से लेकर के 80% भाग जेनेटिक कारणों से निर्धारित होता है। ठीक है, 75% से लेकर के 80% जेनेटिक कारकों से निर्धारित होता है, जबकि बाकी बुद्धि वातावरण के कारण से प्रभावित होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो आर्थर जॉनसन ने ये बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बीच का एक रास्ता निकालने का प्रयास किया। अदरवाइज गोडार्ड और टर्मन के सहयोग से गाल्टन महोदय अपने इस बात को स्थापित कर चुके थे कि कोई एक ऐसा नस्ल होता है, कोई एक श्रेष्ठ जाति होती है जिसमें जन्म लेने वाले या उससे संबंधित बाकी लोगों की बुद्धि का मात्रा ज्यादा होता है, बाकी लोगों में बुद्धि की मात्रा कम होती है। किसी न किसी पॉइंट पर यह रेसिज्म को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हेरिडिटी वाले सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले विद्वान कौन कौन से थे और उन्होंने अपने पक्ष में क्या क्या तर्क दिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन से विद्वान हैं जो इन्वायरमेंट को एक बड़ा फैक्टर मानते हैं या उसको एक बड़ा डिटर्मिनेंट मानते हैं इंटेलिजेंस का। तो इसमें नाम लिया जाता है वेलमैन का, वेलमैन, कोफी, स्कील्स और फिल्मोर ये इसके स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। ठीक है, और वातावरण वाला जो पॉइंट है इसी को नर्चर नाम दिया गया है। ठीक है, नेचर हो गया हेरिडिटी वाला और नर्चर हो गया वातावरण वाला। ठीक है, तो यहां पर एक विद्वान है विलियम्स। विलियम्स कहते हैं कि अनुकूल वातावरण में ही यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट में ही मानसिक योग्यता का विकास होता है। फेवरेबल इन्वायरमेंट में ही मानसिक योग्यता का विकास होता है और अनुपयुक्त वातावरण में रहने से बुद्धि कुंठित हो जाती है। अनुपयुक्त वातावरण में रहने से
बुद्धि कुंठित हो जाती है। ये मानना है विलियम्स का। अब हम लोग देखते हैं विलियम्स ने काफी अच्छी बात तो कही है, लेकिन ये भी तो देखा जाता है कि एक ही माता-पिता की 2 संतानें हैं। एक समझदार रहता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, घर में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, सामाजिक तौर पे भी जागृत रहता है, और उसी घर का एक दूसरा बालक ठीक विपरीत गुण दिखाता है। क्यों भाई, माता-पिता ने पालन-पोषण में कोई अंतर कर दिया था क्या? या फिर बड़े भाई के लिए एक अलग तरह का माहौल बनाया गया, छोटे भाई के लिए एक अलग तरह का माहौल बनाया गया? ऐसा तो नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? एक ही तरह के परिवार में जन्म लेने वाले 2 बच्चे अलग-अलग या परस्पर विरोधाभासी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर सिर्फ इसी को इम्पोर्टेंट फैक्टर मानना भी गलत होगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये वंशानुक्रम से आता है, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि माहौल बना देने से सबका सब अच्छा हो जाता है। इसका एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। आप सबके सब टीचर बनने जा रहे हैं और अलग-अलग स्कूलों से पास आउट भी आते हैं। रांची में एक से एक बड़े-बड़े स्कूल हैं, जहाँ के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा स्कूल है जहाँ के सारे स्टूडेंट्स एक जैसे मार्क्स लाते हों, कोई डेविएशन नहीं हो, कोई अंतर ना हो? ऐसा है क्या? कि सबके सब 99% स्कोर करते हों, 99 या 100 परसेंटाइल लाते हों, एक भी 19-20 नहीं होता हो, ऐसा कुछ? वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली पास होते हैं, कुछ हैं जो सेकंड डिवीज़न होते हैं और कुछ हैं जो फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। उसमें भी कुछ डिस्टिंक्शन वाले होते हैं। तो इतना बड़ा रेंज हमको दिख रहा है ना, एक ही जैसा माहौल दिया जा रहा है। टीचर वहाँ अंतर तो नहीं करता कि रोल नंबर 1 से लेके 10 तक को बहुत अच्छा पढ़ाता होगा, रोल नंबर 10 से लेकर के 20 तक में ध्यान नहीं देता होगा, और 30 से 40 पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता होगा, ऐसा तो नहीं है। उस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन भी तो ऐसा नहीं करता होगा कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए अलग व्यवस्था होती होगी, बाकी के लिए अलग व्यवस्था। आपने बहुत अच्छा वातावरण उनको दे दिया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, मोर देन 90% स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 10% क्यों मार खा जा रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा जरूर है जो वातावरण के कारण पर भी हावी हो जाता है, उस पर भी प्रभावी हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ एक नाम आता है बेंजामिन ब्लूम का। बेंजामिन ब्लूम है, कार्ल ब्राइटर है और एंजलमैन है, और इनके साथ एक और विद्वान है, क्लार्क। बेंजामिन ब्लूम, कार्ल ब्राइटर, एंजलमैन और क्लार्क, इन लोगों ने बुद्धि को वातावरण से प्रभावित होने वाला कारक बताया है। इन लोगों ने बुद्धि को वातावरण से प्रभावित होने वाला कारक बताया है। यानी ये सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस सिद्धांत को, लेकिन इनका जिक्र इसलिए किया जाता है, इनके बारे में हम लोग इसलिए हम लोगों को जानना पड़ता है क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इन्होंने बताया है। जैसे कई बार ये बात होती है तो फिर ये भी प्रश्न उठता है ना कि आखिर हम अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाएं, या अपने बुद्धि लब्धि को, आईक्यू को कैसे डेवलप करें। तो इन लोगों ने उसी के रेफरेंस में एक सुझाव दिया है, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 4 वर्ष की आयु तक की अवधि में, जन्म से लेकर 4 वर्ष तक की अवधि में उत्तम वातावरण प्रदान करके, उत्तम वातावरण को प्रदान करके बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है। उत्तम वातावरण प्रदान करके बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। अब एक बार फिर देखते हैं हम लोग दोनों दोनों ही फैक्टर्स को, हेरिडिटी को और एनवायरनमेंट को, यानी नेचर को और नर्चर को। एक में ये सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है जो अभी तक की स्थापित मान्यता है उसके अनुसार कि 75 से लेकर के 80% बुद्धि का विकास या बुद्धि का जो निर्धारण है वो हेरिडिटिकल रीजन से होता है, वंशानुक्रमीय कारणों से होता है। और दूसरे में ये कहा जा रहा है कि अगर एक अच्छा वातावरण दिया जा सके तो बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है। दो तरह की बातें निकल करके हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है। तो एक तीसरी तरह की मान्यता भी, इन दोनों चीजों के ऊपर डिस्कस करने के बाद एक तीसरी तरह की मान्यता भी अस्तित्व में है, और इसको हम लोग कहते हैं वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रियता, यानी हेरिडिटी इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन। वंशानुक्रम एवं वातावरणीय अंतःक्रिया। ठीक है। इसमें जितने भी विद्वान शामिल हैं, इन लोगों ने वास्तव में बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया। किसी एक विचार को लेकर के ये रिजिड नहीं हुए। इन्होंने इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि वास्तव में दोनों में से कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कंक्लूजन निकल करके आया कि ना तो ओनली हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है और ना ही केवल वातावरण इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसी से बुद्धि का विकास होता है या उसी से बुद्धि निर्धारित होती है। देखते हैं हम लोग कैसे। तो कुछ रिसर्च से बुद्धि के वंशानुक्रम से निर्धारित होने के परिणाम प्राप्त हुए। कुछ रिसर्च में ऐसा देखा गया कि वंशानुक्रम बुद्धि को निर्धारित कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं और यहाँ रिपीट करता हूं, आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड दोनों पहले ऐसे कपल थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट में, और उनकी बेटी को भी नोबेल प्राइज मिला है साइंटिफिक इनोवेशंस के लिए। तो इस तरह के ढेरों एग्जांपल्स मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि वंशानुक्रम से बुद्धि लब्धि या बुद्धि निर्धारित होती है। जबकि कुछ रिसर्च ऐसे हुए जिन्होंने ये बताया कि बुद्धि जो है वो वातावरण से निर्धारित होती है। एक फेवरेबल कंडीशन अगर हम किसी स्टूडेंट को देते हैं तो एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कर जाता है। इसके भी तमाम एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी करते हैं वो सबके सब जानते हैं सुपर 30 के बारे में। सुपर 30 में उस पर एक मूवी भी आई है, ऋतिक रोशन ने लीड रोल किया था, शायद आपने देखा हो। अच्छी मूवी है और वास्तविकता पर आधारित भी है। आनंद सर क्या करते हैं वहां पे, और वहां पर जो स्टूडेंट गए हुए हैं पढ़ने के लिए निहायत ही गरीब तबके के स्टूडेंट हैं जिनके बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, उसको वो एडमिट करते हैं, उसको वो तैयारी कराते हैं, और एवरेज देखा गया है कि उनका 99-100% रिजल्ट रहता है। 30 के 30 उनके आईआईटी क्रैक कर जाते हैं। ठीक है। तो ये भी तो एक बात है, ये भी तो एक फैक्टर है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि माता पिता से या वंशानुक्रम से बुद्धि प्राप्त हो रही है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बढ़िया एटमॉस्फेयर देने से बुद्धि प्राप्त हो रही है। तो दोनों ही चीजें निकल करके रिसर्च से सामने आ रही हैं। तो इसके ऊपर लंबी विवेचना हुई, लंबा डिस्कशन हुआ, और इससे ये निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि बुद्धि का विकास वास्तव में वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया से होता है। ठीक है। बुद्धि का विकास वास्तव में वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया से होता है। और ये थ्योरी जो दिया गया ये दोनों को इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है। किसी को 75% 80% नहीं मानता, और किसी को 25 और 20% के दायरे में नहीं रखता।
ये दोनों को इंपॉर्टेंट मानता है और इक्वली वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहां एक चीज ये बात निकल करके सामने आती है कि हम कहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस जगह को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसका फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, वंशानुक्रम पर किसी का जोर नहीं होता, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन वातावरण निर्मित करना पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। तो आपने जिस परिवार में, किसी बच्चे के लिए ऐसा बोल रहा हूं मैं, कि उस बच्चे ने जिस किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, वहां के माता पिता की शिक्षा दीक्षा कैसी भी हो, उनका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर उस बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि में भी विकास किया जा सकता है। और यही वजह है कि एक टीचर के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि माहौल निर्मित करे जिसके वजह से सभी बच्चों के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और सभी बच्चे उसका लाभ उठा सके, उनकी बुद्धि में विस्तार हो सके। ठीक है, तो कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा, कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे, स्पेशली बुद्धि के रेफरेंस में, इसके निर्धारण के रेफरेंस में। जैसे कोई हेल्दी एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड किया जाए, स्वस्थ वातावरण, प्रेरणादायक वातावरण यानी मोटिवेशन वाला एनवायरनमेंट, और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, मोटिवेटेड एनवायरनमेंट एंड इंस्पिरेशनल एनवायरनमेंट। अगर ये चीज किसी बच्चे को प्रदान किया जा सके तो जन्म से वो कैसी भी शक्ति लेकर के पैदा हुआ हो, लेकिन उसकी शक्तियों का, उसके मानसिक क्षमताओं का अधिकतम विकास किया जा सकता है। और शैशवावस्था में आप जानते हैं कि मनुष्य का जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास, वो लगभग 85% तक हो चुका होता है। तो शैशवावस्था में अगर उनको सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया तो उनके आईक्यू को और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। ये सॉल्यूशन के तौर पे है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा फाइनली कि बुद्धि के विकास में सर्वाधिक योगदान किस चीज का होता है। अब आप ना तो केवल जेनेटिक्स को सर्वाधिक योगदान वाले कैटेगरी में रखेंगे और ना ही ओनली एनवायरनमेंट को रखेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है।